देखो, अब हमारा 2 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ग्रहण करी गई है। जो हमारा देश है, इसके संविधान है, यहाँ से पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं के साथ में मैं एक और लगा दे रहा हूँ, मौलिक कर्तव्य। क्या लगा दे रहा हूँ? मौलिक कर्तव्य। ये भी दोस्तों रूस के संविधान से ही ग्रहण किए गए हैं, रूस से ही ग्रहण किए हैं हमने, है ना। तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रावधान है ना, वो हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया है। देखो, भारत के संविधान ने अपने अधिकांश जो प्रावधान है ना, इनको दुनिया के अलग अलग देशों से ही लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी यही कहते हैं कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों के संशोधन करने के बाद में बनाया गया है। तो रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य। अगर आपको ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो दोस्तों यहाँ से भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें ली गई हैं, जैसे एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता वाला ध्यान रखना, कहाँ से ग्रहण किया गया है, या तो ब्रिटेन आएगा या इंग्लैंड आएगा, जो भी आए कर दीजिएगा। एक द्विसदनीय जो व्यवस्था है ना, द्विसदन, ये भी ब्रिटेन से ली गई है ना। और भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ना, CAG, इनका कार्यालय, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। सरकार का जो संसदीय रूप है, संसदीय रूप है ना, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं ना संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखिएगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, देखो एक चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे, मौलिक कर्तव्य तो लिए गए हैं रूस से, ओके, और मौलिक अधिकार लिए गए हैं USA से। याद रहेगा ना ये वाली चीज़। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग ये भी USA से ग्रहण किया हमने। इसके अलावा प्रस्तावना, देखो प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, बट प्रस्तावना की हम बात करते हैं तो ये USA से ध्यान रखिएगा। उपाध्यक्ष के जो पद हैं वो भी USA से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है ना भाई, ये भी याद रखेगा आप लोग। तो ये सब USA के संविधान से। आगे हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये वाली चीज ग्रहण करी है। इमरजेंसी के अंदर आपातकाल में मौलिक जो अधिकार है ना, मौलिक अधिकारों का निलंबन, तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा लिखवा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलो अब चलते हैं हम 3 नंबर के प्रश्न की ओर। तो देखिए जरा जल्दी से मुझे उत्तर बता दीजिए, भारतीय संविधान में नागरिकता पर अनुभाग किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताओ तो क्या आंसर होगा इसमें? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या तो फिर UK। तो देखो भारतीय संविधान में नागरिकता का जो अनुभाग है ना, ये है UK से, ओके, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा D, राइट आंसर। यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन और जो उत्तरी आयरलैंड है ना, उसका एक सामान्य नाम है। देखिए भारत का जो संविधान है ना, उसकी डेट याद रखना, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसको क्या किया गया था? अपनाया गया था। और हमारा देश का संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये भी याद रहेगा। इसके अंदर टाइम कितना लगा था संविधान को बनने में? 2 साल 11 माह और 18 दिन, राइट? यस सर। UK से हमने और क्या क्या लिया? UK से एक तो आपके नागरिकता का अनुभाग आ गया है। इसके अलावा UK से कानून के नियम, संसदीय स्वरूप, अभी मैंने बात करी ना, आपको बता दिया ना, इंग्लैंड से जो भी लिया था। आगे चलते हैं। देखो 4 नंबर का प्रश्न देखिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें क्या उत्तर होगा? द्वैध शासन। साथियों द्वैध शासन की बात करें तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम जो था ना, इसके तहत तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये तो केंद्र में द्वैध शासन की बात है। 2 अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। अगर आपको प्रांतों के अंदर, प्रांतों में द्वैध शासन पूछ लेना, तो फिर आंसर अलग होगा। केंद्र में तो 1935 करेंगे
और प्रांतों के अंदर पूछ लेना तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था ना दोस्तों, वो आएगा प्रांतों के अंदर द्वैध शासन स्थापित किया गया था। याद रहेगा ना बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 45 देखे, और सॉरी 5 नंबर का क्वेश्चन देखे। यार ज़्यादा क्लास लेने से क्या है ना, कभी कभी पहले की क्लास का कुछ चल रहा होता है। चलो खैर देखो, 5वें नंबर के प्रश्न में संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए। संविधान की जो प्रारूप समिति है ना दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी ऑप्शन हम इसमें सही आंसर कर देंगे। भीमराव अंबेडकर एक बुद्धिमान संवैधानिक विशेषज्ञ थे। इन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और उन्हें भारत के संविधान का जनक भी माना जाता है। भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति को संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इसलिए प्रारूप समिति को मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रारूप समिति का जो गठन है ना, वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी अध्यक्षता करी थी। याद रखिएगा, हमारा जो मूल संविधान था ना दोस्तों, मूल संविधान, यहां से एक प्रश्न पूछे जाते हैं 3 तरह के। एक तो इसमें भाग पूछे जाते हैं, कितने भाग थे मूल संविधान के अंदर, 22 कर दीजिएगा, है ना। और अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद कितने थे, तो अनुच्छेद तो जितने थे उतने ही आज हैं, 395। और अगर आपसे पूछ ले अनुसूचियों के बारे में, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों। अनुसूची, तो अनुसूची उस टाइम में थी 8 और आज की डेट में है 12। ओके, याद हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, बताइए। जो भारतीय संविधान सभा है, इसकी स्थापना के बारे में आप मुझे बता दो, कब करी गई थी दोस्तों। 6 दिसंबर 1946, 10 जून 1946, 26 जून 1949 या 26 दिसंबर 1949। 26 दिसंबर। देखो, भारत की संविधान सभा को भारत के संविधान के निर्माण के लिए चुना गया था दोस्तों। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। प्रांतीय सभा, प्रांतीय सभा के द्वारा चुना गया था इसको, ध्यान रखिएगा। इट वॉज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली, ये याद रखना है। हम बात करें 1947 की, तो 1947 में ब्रिटिश सरकार से भारत की जो स्वतंत्रता है, उसके बाद इसके सदस्यों ने भारत की अंतिम जो संसद है ना, उसके रूप में देश की पहली संसद का काम किया था। यहाँ पे हमारा राइट आंसर आएगा 6 दिसंबर 1946, 1946 में। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर का, तो इसमें आपको उत्तर बताना है। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्ताक्षरित था, बताइए। मूल दस्तावेज की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आप बताओ मुझे क्या उत्तर होगा। साथियों, यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा ना भैया, ये होगा उत्तर प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, तीसरा ऑप्शन। छोटा सा नाम है क्या ये? कुछ ज़्यादा ही छोटा है। हाँ देखो, भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने सुंदर सुलेख में इटैलिक भाषा के अंदर लिखा था, इटैलिक शैली में, ठीक है ना। प्रेम नाम आ रहा ना, तो सुंदर भाषा में लिखा था। प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा सुशोभित किया गया था, सजाया गया था, हिंदी और अंग्रेजी के अंदर लिखा गया था। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां जो है ना, उसको भारत की संसद की लाइब्रेरी के अंदर एक विशेष हीलियम से भरी हुई फाइलों के अंदर रखा जाता है, हीलियम से भरी हुई, ताकि वो खराब ना हो। 448 लेख हैं, 448 लेख, 12 अनुसूचियां, 25 भागों के साथ में, ये मतलब उपभाग हैं। टोटल मिलाकर के बात करें तो 448 होता है। 395 आर्टिकल है ना, उनकी बात की जा रही है, उनके कुछ उपभाग और जोड़े गए थे। भाई मूल आर्टिकल्स में कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, मूल आर्टिकल और नहीं बदल सकते हैं, कम ज़्यादा नहीं होंगे, वो तो वही रहेंगे, लेकिन इनके उपभाग होकर के 448 हो चुके हैं, ठीक है। आज 22 भाग थे ना शुरुआत में, आज 25 भाग हो चुके हैं। पार्ट कितने हो गए संविधान के? 25। अनुसूचियाँ पहले 8 थी ना मूल संविधान में, अभी 12 हो गई हैं। भारतीय संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश से सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में मैंने आपको बताया 9 दिसंबर 1946 को। चलिए, अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं जनरली, झंडा समिति का नेतृत्व किसने किया था? शुरुआत में जो झंडा समिति थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? कौन बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। जो दोस्त बाद में देख रहे हैं ना,
वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। झंडा समिति का नेतृत्व किसने किया था अगर आपको आता है तो? साथियों, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने किया था, राइट ना? चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताओ तो। संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। देखो बात वहीं आ जाती है, अभी मैंने आपको बताया था जो दूसरी बैठक थी 11 दिसंबर 1946 वाली, उसके अंदर स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना। यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं दे रखा है तो हम बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर हमें उपाध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो हम क्या बताएंगे कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वो थे H.C. मुखर्जी। याद रहेगा ना, H.C. मुखर्जी आपको याद रखना है। ओके, ये निर्वाचित थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, याद रखना। अगर आपसे कहते संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, क्या नाम था उनका? B.N. राव, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो आप क्या बताओगे? भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर बता देंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? बताओ तो। संविधान दिवस के बारे में पूछ रहा है, कौन से वर्ष में मनाया गया था? साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये मनाया गया था 2015 के अंदर। बी ऑप्शन करेंगे हम। देखो, देश के संविधान के बारे में नागरिकों के बीच में जागरूकता फैलाने और संवैधानिक मूल्यों इन सब का प्रचार करने के लिए संविधान दिवस मनाने का फैसला किया गया था। इस दिन भारत ने अपने संविधान को अडॉप्ट किया था, इसीलिए मनाया जाता है। और इसीलिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को, ये डेट याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये याद रख लेना, मनाने का फैसला लिया था, ठीक है, कि 26 नवंबर को भारत सरकार संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू करेगी, राइट। 19 दिसंबर को किया था डिसीजन कि कब मनाया जाएगा संविधान दिवस, 26 नवंबर को। ये डेट भी याद रखना कब मनाया जाता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब आप। 10 नंबर का प्रश्न है अपना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? बता दीजिए। राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित। साथियों यहां पर आंसर आएगा कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। माणिक्यलाल मुंशी, ठीक है भाई, हाँ, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। देखो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, प्रेम्बल प्रस्तावना, ये उद्देश्य संकल्प के ऊपर आधारित है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो 42 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में, है ना, इसके द्वारा क्या है ना, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवादी, ठीक है, एक तो समाजवादी शब्द, एक है धर्म निरपेक्ष शब्द, राइट, और एक शब्द अखंडता। चलो हम चलते हैं आगे 11 नंबर के प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को किस एक्ट के द्वारा पृथक किया गया? बताओ तो क्या आंसर होगा इसमें। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर हमारा जो उत्तर होगा ना, वो होगा पिट्स इंडिया एक्ट। क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर? बी ऑप्शन। देखो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 का, ठीक है। भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग जो थे ना, उनमें सबसे कम टाइम के लिए सिद्ध हुआ था, सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ था। इसी अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। किसकी स्थापना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई थी, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से, याद रख लेना।
12 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? अभी मैंने आपको बताया, अब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बता दीजिए क्या उत्तर होगा? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, है ना, 1934 के अंदर संविधान सभा की मांग करी थी। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसका गठन जो है ना संविधान सभा का, वो कैबिनेट मिशन की योजना जो थी ना 1946 वाली, उसके तहत किया गया था। संविधान सभा की पहली आधिकारिक बैठक की मैंने आपको बता चुका हूँ, 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर और तीसरी 13 दिसंबर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, हमने बात करी। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। हमारा संविधान अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, एक 3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने अभी तक नहीं देखी है। 3 चीजें देख लीजिए आप, इसका आंसर तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था दोस्तों? याद रख लेना, एक्स्ट्रा चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। मैं कह दूं राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान, याद रखने वाली बातें हैं सारी की सारी, ब्रिलियंट। इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, मैं कह दूं राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? राष्ट्रगीत, तो क्या करोगे? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की डेट एक ही है, सेम ही है। यहां पे राष्ट्रध्वज की डेट याद रखना 22 जुलाई 1947 को। सब कुछ याद रहेगा ना? चलो तो फिर आगे चलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न देखिए बाप, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए क्या उत्तर होगा? पंचवर्षीय योजनाओं की, देखो दोस्तों, अभी हमने बात करी थी, सोवियत संघ आ जाएगा इसमें, राइट, पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य भी भारत के संविधान को अपनाया गया था दोस्तों। भारत का जो संविधान था इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा के द्वारा। ये रिपीट ही हो गया है। चलो आगे चलिए, अगले प्रश्न का उत्तर बताना आप मुझे। किस एक्ट को पारित करवाने के मुद्दे पर ब्रिटेन में पहली और आखिरी बार किस भारतीय मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का पतन हो गया था? बताइए। 15 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों, वो कौन सा था? पिट्स इंडिया एक्ट, अभी हमने बात करी 1784 वाला, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 16 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? बार बार आपको बता रहा हूं मैं ये वाली चीज, क्या हो जाएगा? BN राव। फिर भी आप गलत करो तो आप ही की मर्जी है। BN राव को 1946 के अंदर भारतीय संविधान सभा के निर्माण के दौरान ही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। देखो, इन्होंने आगे चल के, है ना, 1950s के अंदर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। और आपको बता दूं 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भारत के प्रतिनिधि के तौर पे रहे थे, है ना। संविधान के लोकतांत्रिक जो ढांचा था ना, उसकी सामान्य संरचना के लिए यही जिम्मेदार थे। और फरवरी 1948 को इसका प्रारंभिक मसौदा तैयार किया जा चुका था। 17 नंबर का प्रश्न देखो, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? बताइए। भारत का मूल संविधान दोस्तों देहरादून से प्रकाशित हुआ था। याद रखना, यह प्रश्न भी टपका जा सकता है एग्जाम के अंदर। देखो, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है, अगर आपसे पूछ लेना कि हमारे मूल संविधान में कितने शब्द थे, याद रखिएगा 80,000 शब्द थे। ठीक, 18 नंबर का प्रश्न देखिए तो अब आप यहाँ पे आंसर क्या आएगा बताओ। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने के विचार से उधार लिया गया कनाडा के संविधान से, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, आयरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो साथियों, यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा ना, वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी कर देंगे हम इसमें राइट आंसर। क्लियर है भाई? हाँ, आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार 1935 के। अब देखो, आपातकालीन प्रावधान से संबंधित आर्टिकल 352, 356 और 360, ये 3 आर्टिकल जिम्मेदार हैं। 352 में राष्ट्रीय आपात की बात करी गई है, राष्ट्रीय आपात की बात करी गई है। 356 नंबर का जो है ना आर्टिकल, इसमें राज्य आपात या जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोल सकते हैं ना अपन,
राष्ट्रपति शासन, ये हमारे देश के किसी कोने में या फिर संपूर्ण देश में भी लगाया जा सकता है इमरजेंसी। और ये है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात हमारे देश में कभी लगा भी नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि भगवान करे लगे भी ना कभी। हाँ भाई, चलो तो ये तीनों भी याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे बता दिया है, एक मजबूत केंद्र के साथ फेडरेशन को कनाडा के संविधान से उधार लिया गया था। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार वगैरह मैंने आपको बताया। महाभियोग, राष्ट्रपति पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। सब चीजें तो हैं। आगे चलिए, 19 नंबर का प्रश्न देखिए। संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? अगर आपको हमारे कंटेंट में कुछ वैल्यू लगती है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर सकते। ओके, चलो तो 19 नंबर का जो प्रश्न है ना, इसमें हमारा आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर आएगा BN राव था। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसमें आप अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। इस हैपन ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है ना, वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहें। राइट, अच्छा तो अब मुझे आप बता दीजिए, BN राव के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ा। BN राव को कब नियुक्त किया गया था? कौन से सन में नियुक्त किया गया था? अभी ऊपर बताया था। अगर आप ही क्लास में ध्यान दे रहे हैं तो सब लोग देखिए आंसर बताइए। सन बता दो मेरे को, सन कौन सा सन था वो? दोस्तों वो सन था 1946। ठीक है, 3 बैठकों वाला, 9, 11 और 13 वाली। चलो आगे चलते हैं। खैर, 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? बताइए सर, क्या उत्तर होगा इसमें? साथियों यहां पर उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी करेंगे हम इसमें। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा मद्रास, बंबई, इनको कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। 22 देखो, संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करके भारतीय संविधान का पालन किया गया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम और जर्मन सिस्टम। 22 नंबर का प्रश्न है भाई। तो साथियों यहां पर जो अपना आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भाई? कैनेडियन सिस्टम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यस, कैनेडियन सिस्टम हो जाएगा इसमें। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? बताओ तो। संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ना दोस्तों, वो ली गई है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से, साउथ अफ्रीका। डी ऑप्शन हमारा इसमें सही उत्तर होगा। देखो ये जो प्रक्रिया है ना संविधान संशोधन की, इससे संबंधित हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 368 नंबर का। ये आर्टिकल आप याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ली है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए किस आर्टिकल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। देखो ये जो काम था ना संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, ये ऐड किया गया था 1950 के अंदर। इसके बाद में है ना हमारे संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं दोस्तों। देखो विवादास्पद रूप से भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय, उसके अनुसार संविधान में किए जाने वाले प्रत्येक संशोधन को अनुमति देना संभव नहीं है। अनुमति देना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना, मतलब कुछ किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग भी संसद के द्वारा। संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए क्या होगा 24 नंबर के प्रश्न में? उत्तर हमारा राइट। साथियों यहां पर उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्षता उद्घाटन अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 वाला, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 25 नंबर का प्रश्न देखिए, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग करी थी? तो क्या उत्तर होगा इसमें? साथियों यहां पर आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन हम करेंगे इसमें राइट आंसर। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को सबसे पहले 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जो लॉर्ड लिनलिथगो वो थे ना, उनके द्वारा स्वीकार किया गया था। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का किसको अध्यक्ष चुना गया था?
जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर और के एम मुंशी। साथियों यहां पर आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन करेंगे हम इसमें सही उत्तर, ठीक है ना भाई। हाँ देखो, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी 11 दिसंबर को हुई, जिसके अंदर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार से निर्वाचित हुए थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। इन्हें भारत का अजात शत्रु भी कहा जाता है, भारत का अजात शत्रु। देखो क्वेश्चन कोई दोबारा आता है ना तो कुछ नई चीजें सीखने को भी मिलती हैं। इनको बिहार का गांधी भी कहा जाता है, बिहार का गांधी, याद रखिएगा, समझ गए। इनको देश रत्न भी कहा जाता है, ये कई नाम है इनके। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया? दोस्तों भारतीय संविधान को बनाया नहीं संविधान सभा ने बनाया दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। देखिए संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे बताना जरा, हमने देखा ना। देखो संविधान सभा के लिए 1946 में संपन्न हुए, 2 सितंबर की डेट थी 1946 को, है ना, बनी थी संविधान सभा। इसकी अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग से जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ना वो शामिल नहीं हुए थे। लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन करके मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे किसके? बढ़िया, संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे, सदस्य, ये थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, ठीक है ना। बी ऑप्शन कर देंगे हम इसमें। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे अगर आपसे पूछ ले तो भी आप बता देना, 1946 में ही हुए थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी बताइए। साथियों यहां पर आंसर आएगा 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। भाग कितने थे? 22 थे। आज भाग कितने हो गए? 25। अनुसूचियां 12, आर्टिकल उतने ही है। भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह एक निर्वाचित संसद का उपबंध करता है, वयस्क मताधिकार का उपबंध करता है, अधिकारों का विषय विधेयक समाविष्ट करता है या कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता। गणतंत्रीय है क्यों है? क्योंकि यह कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है। पिता के बाद में बेटा ही बनेगा ऐसा कुछ सीन नहीं है इंग्लैंड की तरह, है ना। हाँ, गणराज्य शब्द का मतलब समझते हो आप? भारत में वंश परंपरा से कोई शासक नहीं होता है, ये इसका मतलब होता है। और राज्य के सभी जो राजनीतिक प्राधिकारी होते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता के द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं। इस प्रकार भारत अमेरिका की तरह गणराज्य है। 32 देखिए अब आप, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में किस पर विचार किया गया? महासंघ, फेडरेशन या एकात्मक स्वरूप की सरकार या राज्यों का संघ? यस, इसमें आएगा राज्यों का संघ, डी ऑप्शन। संविधान सभा के गठन के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से भेजा गया था एक आयोग 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था, तो राज्यों का संघ करेंगे हम इसमें। 33 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। बताइए क्या है भारत? भारत है दोस्तों संसदात्मक प्रजातंत्र, डी ऑप्शन होगा इसमें। देखो प्रजातंत्र को है ना जनता के लिए जनता के द्वारा शासन बताया था अब्राहम लिंकन ने। 34 देखिए आप, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? क्या आंसर होगा इसमें? साथियों ये था 61वां संविधान संशोधन, 61 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989, ठीक है, 1989 वाला। ये याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो बताना जरा, भारत के जो प्रथम वायसराय थे उनका नाम क्या था? दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट राइट आंसर, है ना। अगर आपसे पूछ ले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे ना, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जनरल याद रहेगा ना। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयुक्त कौन से? फर्स्ट क्या नाम था? सुकुमार सेन।
ओके, चलो नेक्स्ट 36 नंबर का प्रश्न देखिए। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? बताओ कौन सा संविधान संशोधन था वो? साथियों वो था 42वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं आपको कह दूं कि किसको लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान, मिनी संविधान, 42 नंबर का जो संविधान संशोधन है ना, इसी को कहा जाता है लघु संविधान संशोधन। लघु संविधान भी ये हुआ था 1976 में। 42वां और 44वां आप कैसे याद कर सकते हो? 4 और 4 कितने होते हैं? 8, और 4 और 2 कितने होते हैं? 6। ये तो हुआ था 1976 में, ये हुआ था 1978 में। ऐसे आप इनको याद कर लो। आगे चलो। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, क्या कारण है इसके पीछे? गणराज्य क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों राज्याध्यक्ष जो होता है ना, उसका चुनाव होता है यहाँ पे, इसलिए माना जाता है। राज्याध्यक्ष सर्वोपरि अधिकारी राष्ट्रपति की बात की जा रही है, वंशानुगत नहीं होता है, ये जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। 8 देखिए, मतलब 38 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किसको संदर्भित करता है? देखो अनुच्छेद 60 जो है ना दोस्तों, ये करता है राष्ट्रपति की शपथ को। पहला ऑप्शन होगा इस प्रश्न में राइट आंसर। 60 नंबर का आर्टिकल राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करता है। भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होंगे, ऐसा आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में आर्टिकल नंबर 61 में आपको जानकारी मिलेगी। और भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा, ये हमें 63 नंबर के आर्टिकल में जानकारी मिलेगी। तो इन सभी का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 39 देखें। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर जो है ना, वो है जर्मनी के वीमर संविधान की। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? पहला संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट, ये हुआ था 1951 में। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखो आजाद भारत के लिए बनाया गया संविधान ज्यादा दिनों तक अटल नहीं रहा था। समय के साथ में ही संविधान में परिवर्तनों की आवश्यकता होने लगी। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया 1951 के अंदर। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, एक्ट 1951। इस संसद में हम बात करें, इस संसद के अंदर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू थे। 10 मई 1951 को पेश किया गया था। और पास कब किया गया था इसको? 18 जून 1951 को पास कर दिया गया था। तो पहले का सीन ये वाला है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर आप कह रहे हो कि संविधान में ज़्यादा ज़रूरत पड़ी चेंजेज करने की, तो इस पहले संविधान संशोधन में चेंज हुए क्या थे? आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी? दोस्तों ये जनता की भलाई के लिए काम हुआ था, है ना। आम जनता को कुछ बेनिफिट मिल सके, कुछ अवसर मिल सके आम आदमी को, इसलिए इसके अंदर किए गए थे। आप कहोगे सर क्या? देखो संविधान का जो पहला संशोधन था ना, इसके तहत मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किया गया। एक तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हुआ। भाषण और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी थी ना, वो इसके अंदर आम आदमी को दी गई। इसी तरह से समानता का अधिकार जो है, जमींदारी उन्मूलन जो है, ये कानून लाए गए ताकि आम आदमी को इसके अधिक से अधिक अवसर मिल सके। इसलिए आगे चलो 41 देखिए। भारत की संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? बताओ दोस्तों, ये आधारित है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन कर देंगे हम इसमें। देखो प्रस्तावना की भाषा और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक स्थिति है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से ही ग्रहण करी है हमने। 42 देखिए अब आप, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बताइए, बलवंत राय मेहता समिति जो है ना, इसका गठन किया गया था। दोस्तों यहां पर हमारा आंसर आएगा पंचायती राज व्यवस्था से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। हाँ देखो, बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था 1956 के अंदर, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता के अंदर। इसीलिए इसका नाम भी बलवंत राय मेहता समिति पड़ गया।
इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी 1957 के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। लागू किया गया था 1958 में 1 अप्रैल को। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, बताइए। तो दोस्तों यहां पर हमारा आंसर आएगा दक्षिणी अफ्रीका। डी ऑप्शन करेंगे हम इसमें। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन पद्धति की स्थिति है ना, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। 44 नंबर का प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया? बताओ तो क्या उत्तर होगा इसमें 44 नंबर के प्रश्न में। तो दोस्तों यहां पर हमारा आंसर होगा ना, हाँ, आर्टिकल 21 के या ए, तीसरा ऑप्शन करेंगे हम इसमें सही उत्तर। ठीक, आगे चलते हैं। 45 देखिए अब आप, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? संघ का नाड़ा ऐसे याद करते हैं ना, तो कनाडा, बी ऑप्शन करेंगे हम इसमें। देखो, केंद्र राज्य संबंध, एक संविधान, अनुच्छेद की शब्दावली, राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उच्चतम न्यायालय, उसका परामर्शदात्री जो क्षेत्राधिकार होता है, ये सब कनाडा से ग्रहण किया गया है भाई। आगे चलते हैं। 46 देखिए, अनुच्छेद 356 का संबंध बताइए किससे है? मैंने ऊपर बताया था राष्ट्रपति शासन से है। ये आर्टिकल 352 हो जाएगा। वित्तीय आपात जो है ना, आर्टिकल 360 हो जाएगा। ओके, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बता चुका मैं आपको। इस तरह से देखो आपके सभी प्रश्न सही हो जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आई नहीं इस प्रश्न में। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो क्या उत्तर होगा इसमें? यह लिया गया था दोस्तों पूर्व सोवियत संघ से। डी ऑप्शन कर देंगे हम इसमें। 48 देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। कहां से? न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था अमेरिका से। डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एस.एन. सिन्हा। एस.एन. सिन्हा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने ये कहा था कि मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि आप अमेरिका संविधान की तुलना में अन्य किसी संविधान की धाराओं पर विशेष ध्यान देंगे। इनका यह मानना था कि सब कुछ आप अमेरिका के संविधान से ले लो। 49 देखिए, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संशोधन से लिया गया? बताइए। दोस्तों ये लिया गया था अमेरिका के संविधान से। तीसरा ऑप्शन करेंगे हम इसमें सही उत्तर। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, संगठन और कार्यप्रणाली की स्थिति अमेरिका के संविधान से ली गई है। 50 देखिए, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? बताना जरा। राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं उनका सभापतित्व है साथियों, उनका सभापतित्व करता है उप राष्ट्रपति। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। समझ ही रहे हो आप, ये तो सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो उत्तर होगा ना अपना 51 नंबर के प्रश्न में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूजा की समानता। ठीक है ना भाई, पूजा की समानता हो जाएगा। देखो, न्याय का मतलब क्या होता है? राज्य को एक या कुछ लोगों का ही नहीं बल्कि सर्वसाधारण के कल्याण का उद्देश्य अपने सामने रखना चाहिए। ये मतलब सही मायनों में न्याय का अर्थ होता है। 52 देखिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जनता को सरकार चुनने के बदलने का अधिकार है, या फिर यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। प्रजातंत्र की बात की जा रही है, नाम से ही पता लग जाएगा ना उत्तर का। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था का पालन करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार है जो लोगों द्वारा निर्वाचित है। 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। सही नहीं है कथन कौन सा नहीं है? दोस्तों वो नहीं है, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। ये सही नहीं है। बाकी यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है।
आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसी के द्वारा संविधान का जो भाग नंबर 4 है ना, कै, भाग 4 कै, और इसमें आर्टिकल 51 कै ये जोड़ा गया था, जिसके अंदर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था। चलो 54 देखिए अब आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। 4 कथन है। भारत संविधान में कई, जो भारतीय संविधान है इसमें कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, या तो फिर सही भी। तो बिल्कुल सर, डी ऑप्शन आप कर रहे हो, तुक्का आप लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही हो रहा है। कई और भी सारी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, जैसे एकीकृत न्याय व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, राज्य और केंद्र जो है ना इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा, ये सब। 55 देखो, भारत में वैध प्रभुसत्ता नीति है, बताइए। वैध प्रभुसत्ता नीति है साथियों, यहां पर आंसर होगा संविधान के अंदर नीति है ये, ठीक है। संप्रभुता से मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब होता है कि भारत के बाहर ऐसी कोई सत्ता नहीं है जिस पर अपना देश किसी के ऊपर निर्भर हो। अगला देखो, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, बताओ। भारतीय संविधान की संरचना है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर, मतलब मिश्रित है, लचीलापन भी है, कठोर भी है, समन्वय दोनों का देखने को मिलता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है भारतीय संविधान। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या है भाई? संघीय व्यवस्था की विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया, बताओ। देखें, संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ और इकाइयों का संघ। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमारा उत्तर क्या होगा? राज्यों का संघ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना भाई, राज्यों का संघ, थर्ड ऑप्शन। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ स्थान दिया गया है। संवैधानिक व्याख्या में उद्देश्य का उपयोगी है, क्योंकि, बताइए क्यों उपयोगी है उद्देश्य का संवैधानिक व्याख्या में? बढ़िया दोस्तों, यहां पर उत्तर होगा ये संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेंगे हम इसमें। प्रस्तावना को न्यायपालिका के संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना या उद्देशिका जो है ना गैर न्यायिक है, यानी कि इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, समझ गए। चलो 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप। एक गणतंत्रीय राज्य होने के बावजूद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है जिसका प्रमुख ब्रिटिश अधिपति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, क्यों है ऐसा? इसलिए पढ़ लीजिए एक बार आप। ये सदस्यता भारतीय गणराज्य में सार्वभौमिक स्वरूप को प्रभावित नहीं करती। देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने डाले हैं। बेशक आपको हार्ड लगेंगे लेकिन आपके काम के हैं, तो आप इनको याद करोगे तो आपका फायदा है। चाहे आपका दिमाग खराब हो रहा हो इस प्रश्न को देख करके, लेकिन आपको याद होना चाहिए भाई। देखो ये पहला ऑप्शन करेंगे हम इसमें, यह सदस्यता भारतीय गणतंत्र के सार्वभौमिक स्वरूप को प्रभावित नहीं करती है। अगला देखिए, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है, बताइए। आर्थिक न्याय ये उपबंध है दोस्तों, उद्देशिका और मूलाधिकार में नहीं है। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यस यही उत्तर होगा इसमें। आर्थिक न्याय का लक्ष्य है आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। 62 देखो, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है, बताइए। दल बदल विरोधी कानून, दोस्तों यहां पर उत्तर होगा 10वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन। इसको जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1985-86 के अंदर, इसके तहत जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत दल बदल के ऊपर रोक लगाई गई थी। 63 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध बताइए किससे है। देखो 8वीं अनुसूची की हम बात कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषाओं के साथ में 22 भाषाओं के बारे में इसमें लिखा हुआ है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। कई बार पूछ लेता है क्या अंग्रेजी इसमें है, क्या हिंदी इसमें है, क्या संस्कृत इसमें है क्या? ये तो ये आपको पता होना चाहिए। संस्कृत भी है, हिंदी भी है, मराठी भी है। अगर हम बात करें निर्माण जब हुआ था, मूल संविधान जब बना था, तब भाषाएं कितनी थी? तो उस समय भाषाओं की संख्या थी दोस्तों 14, और आज की कंडीशन में 22 है। क्लियर?
चलो 64 नंबर का प्रश्न देखिए बाप, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, बता दीजिए। 64 नंबर के क्वेश्चन में कितनी अनुसूचियां हैं प्रेजेंट टाइम में? साथियों इसमें आंसर होगा 12। ठीक है, याद हो गया ना आपको। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका अधिनियम और 18 विषय है ना उनके बारे में लिखा हुआ है। जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था ना हमारे संविधान के अंदर 1992 में, 1992 में ये जोड़ा गया था इसी के तहत, और 1 जून 1993 को ये पारित हुआ था। पारित की तिथि भी पूछ ली जाती है इसकी कई बार, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। 65 नंबर का प्रश्न देखो बाप, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, बताओ। दोस्तों यहां पर आंसर होगा आर्टिकल 32। आप सभी को आ रहा होगा ये। इस अधिकार को गार्ड ने जनतंत्र का पहरेदार कहा था, जनतंत्र का पहरेदार। पहरेदार। चलो क्वेश्चन नंबर 66 देखो बाप, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था, बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। बढ़िया दोस्तों, यहां पर हमारा सही उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएगा भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तीसरा ऑप्शन करेंगे हम इसमें, आर्टिकल 32। इसके तहत जो मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 है ना, इसके तहत जो मौलिक अधिकार है उनके अतिक्रमण या उल्लंघन के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है। और मैं आपको बता दूं इसी अनुच्छेद के अंतर्गत है ना, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में जाने का भी अधिकार है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों एवं अन्य संकटमय उद्योगों में नियोजित नहीं किया जाएगा, किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 17 तो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। 19 स्वतंत्रताओं के बारे में है, आर्टिकल 24 हो जाएगा इसमें। 24 कारखानों और अन्य जो संकट में उद्योग हैं वहां पर 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजित नहीं किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं 10 अक्टूबर 2006 से बाल श्रम मतलब 14 वर्ष से कम आयु के, तो बाल श्रम को पूर्ण रूप से निषेधित और बाल श्रम व संरक्षण आयोग का गठन किया गया था 10 अक्टूबर 2006 को। 68 देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, बताइए। संसद के दोनों सत्रों के बीच में दोस्तों जो अधिकतम अवधि है ना वो नहीं होनी चाहिए 6 मंथ से ज्यादा की। सो बी ऑप्शन करेंगे हम इसमें। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है, अगर मैं आपसे कह दूं तो आप क्या करोगे? तो आप करेंगे 2 बार, न्यूनतम 2 बार तो कंपलसरी है, बाकी 3 बार होता है। 69 देखिए अब आप, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, ये बता दीजिए। देखिए साथियों, यहां पे हमारा सही उत्तर आएगा 51A, बी ऑप्शन। समझ गए? देखो जो हमारा मूल संविधान था ना 10 मौलिक कर्तव्यों को लेकर के आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। तो मौलिक कर्तव्य कितने थे मूल संविधान में? 10। लेकिन बाद में क्या है ना, मूल संविधान की तो बात नहीं कर सकते, 51 कै के अंदर जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्यों को, है ना। बाद में 2002 के अंदर 2002 में संविधान संशोधन हुआ था 86 नंबर का, है ना। तो यहां पर एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया था 11 नंबर का, याद रखिएगा। कब? 11th नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़ा गया? 86वां संशोधन जो हुआ था ना 2002 में, इसके तहत जोड़ा गया था, याद हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आर्टिकल भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। 70 नंबर के प्रश्न में आपको उत्तर बताना है। तो साथियों यहां पर उत्तर होगा अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। 71 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया, बताओ। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया, तो दोस्तों यहां पर आंसर होगा आर्टिकल 343, है ना, 343 से लेकर के 351 तक भाग 17 के अंदर राजभाषा का वर्णन भी किया गया है हिंदी।
72 नंबर का प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल तो मैंने बता दिया 368। भाई आर्टिकल तो तुम्हें पता है ना, देख लिया हमने, 368 नंबर का आर्टिकल है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित। लेकिन भाग पूछ रहे तो क्या बताएंगे? 20 नंबर का भाग है, भाग 20 में 73 देखिए, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? क्या आएगा इसमें आंसर? इसमें आंसर आएगा दोस्तों भाग 21। भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया, यहाँ पे 21। आर्टिकल मैं आपको बताऊं तो 368 के बाद में 9 से शुरू हो जाता है और 392 तक चलता है ये 21 नंबर का भाग जो है। तो इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान मिलेगा। 74 देखिए अब आप, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ये आप बताओ किसके बारे में बताता है भाग 4? आर्टिकल मैं बता दूं 36 से लेकर के 51 तक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 75 देखिए, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का है ना। सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। आर्टिकल मैं आपको बताऊं तो 1 से लेकर के 4 तक। 76वां संविधान संशोधन देखिए, अब भूल गया है तो आप सुन लो, प्रश्न की जगह संविधान संशोधन भूल गया। देखो 76वां जो संविधान संशोधन था ना दोस्तों, 76 नंबर का, ये हुआ था 1994 के अंदर। इसमें हुआ क्या था, जो अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं ना, इनके कंट्रीब्यूशन को लेकर के काम हुआ था, परसेंटेज को लेकर के हर जगह पे इनको ज़्यादा मान्यताएं दी गई थी, है ना, कुछ आरक्षण वगैरह को आगे बढ़ाया गया था, ये काम हुए थे इसमें। खैर आप देखिए 76 नंबर के प्रश्न में उत्तर बता दो, क्या उत्तर होगा इसमें दोस्तों? देखिए साथियों, हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान का जो भाग नंबर 3 है ना, भाग 3, इनके अंदर इनके बारे में बताया गया है, मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक तो मूल संविधान का हिस्सा तो ये थे, है ना। भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए थे मौलिक अधिकार, जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का जो मतलब जिम्मेदारी है वो सर्वोच्च न्यायालय की होती है। समझ गए आप बात को? तो याद रखिएगा, भारत के मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे। जो मूल संविधान है भारत का, इसमें 7 थे। आज की डेट में हम बात करें तो 6, संपत्ति वाले को हटा दिया था 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में। चलो नेक्स्ट देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षक बताइए। मूल अधिकारों का संरक्षक है, मैंने अभी बताया आपको कौन है, उच्चतम न्यायालय है। बोल दिया, वही क्वेश्चन आ गया। ऐसा हो जाता है कई बार। मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ, ये सब कहा जाता है। 78 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? क्या होगा? आर्टिकल 14, आर्टिकल नंबर 14 हो जाएगा इसमें। अनुच्छेद 14 को विधि के समक्ष समानता ये आता है और ये ब्रिटेन से लिया गया है। 79 देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? बता दो साथियों। यहां पर हमारा आंसर होगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। पहला ऑप्शन उत्तर कर देंगे हम इसमें। क्या करना भाई? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था को एक अनोखी व्यवस्था कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 80 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। बताओ 80 नंबर में क्या होगा साथियों? यहां पर हमारा उत्तर होगा ए और सी दोनों। संविधान की प्रस्तावना भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व भी, डी ऑप्शन कर देंगे हम इसमें। आगे चलते हैं। 81 में देखिए, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? बताओ, बता दीजिए क्या आंसर होगा इसमें। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो दोस्तों इसमें होगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। नीति निर्देशक तत्व है ना, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय और बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी मतलब
वाद योग्य नहीं है। आप वाद नहीं कर सकते इनके ऊपर जाकर के। इनको क्रियान्वयन करने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। 82 देखो अब आप, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। बहुत ही लाजवाब क्लास है दोस्तों, ये बेहतरीन प्रश्न है। ये याद कर लोगे ना तो आपकी यूनिट ऐसे मानो खत्म सी मानो आप। बेहतरीन प्रश्न है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन, वे एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है अगर मैं बात करूं, जबकि नीति निदेशक जो तत्व है ना ये परिवर्तनीय नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार की जो प्रकृति होती है वो व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत, जबकि नीति निदेशक तत्व होते हैं ना इनकी प्रकृति सामूहिक होती है। ये भी याद रख सकते हो आप, व्यक्तिगत और सामूहिक। 83 देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, बताइए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व और नागरिकता। तो साथियों यहां पर उत्तर होगा नीति निदेशक तत्व, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नीति निदेशक तत्वों का आधार है ना समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी सिद्धांत है। नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य होता है सामाजिक, आर्थिक और गांधीवादी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, आगे चलते हैं। 84 देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। एक मौलिक अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, एक आर्थिक अधिकार है और राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत का अंग है। तो साथियों यहां पर जो उत्तर होगा ना अपना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का अंग है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 39 नंबर का, इसमें आजीविका के लिए स्त्री पुरुष को समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। समान कार्य, समान वेतन और सभी को समान अवसर। 85 देखो, भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका की पार्थक्य का प्रावधान है, बताइए। प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और 7वीं तालिका। समझ रहे हो, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत उत्तर होगा इसमें। हमारे संविधान में आर्टिकल है 50 नंबर का, इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के बारे में बात करी गई है। 86 देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, बताइए। दोस्तों यहां पर उत्तर होगा आर्टिकल नंबर 37, डी कर देंगे। इसके अनुसार क्या है ना, नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, बट ये न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया इसके बारे में भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो राज्य नीति निदेशक तत्वों का प्रयोग नहीं करेगा उसका अगले चुनाव में पतन निश्चित है। 87 नंबर का प्रश्न देखिए, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई। तो साथियों यहां पर उत्तर होगा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, डी ऑप्शन हो जाएगा। नीति निदेशक तत्वों के द्वारा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो बताइए, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों यहां पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। तो आपको पता है ग्राम पंचायतों का जो संगठन है ये हमारे आर्टिकल नंबर 40 में है, 40 नंबर के आर्टिकल में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। 89 देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार वर्णित है, बताओ। आर्टिकल 45, 41, 46 और 42। तो साथियों यहाँ पर उत्तर क्या होगा, आर्टिकल 41 हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, यस। आर्टिकल 42 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में और प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 45 की तो इसमें 6 से 14 तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो हमारा है ना आर्टिकल 21 का, वहाँ पर भी है ये चीज़ वर्णित, और आर्टिकल 45 में भी है, इस शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति है ना और अनुसूचित जो जनजातियां हैं ना और जो बाकी पिछड़ा वर्ग है इनके लोगों के लिए शिक्षा और आर्थिक विकास का संरक्षण और इनको प्रोत्साहन देना, इनके बारे में लिखा हुआ है। 90 नंबर का प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में ऐतिहासिक स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं को संरक्षण देने और उनके विकास का प्रावधान वर्णित है। दोस्तों यहां पर उत्तर होगा 49, आर्टिकल नंबर
49 कर देंगे हम इसमें। आर्टिकल 43 क्या बात करता है? कुटीर उद्योग और जो लघु उद्योग है ना, उनके साथ ही सहकारिता उद्योग से जुड़े हुए व्यक्तियों को बढ़ावा देना और उनके विकास को करना। आर्टिकल 47 में क्या है? पोषण के स्तर को सुधारना और उनके लिए शराब और मादक पदार्थों के ऊपर रोक लगाना। 91 देखिए, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना से संबंधित प्रावधान बताइए। सामाजिक न्याय की स्थापना संबंधित प्रावधान आर्टिकल 17, 18, 15, 16, 23, 24। बिल्कुल सर, सभी तो हैं। न्याय और जस्टिस शब्द की उत्पत्ति की हम बात करें तो ये हुआ है लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द। कौन सा शब्द? जस्टिया। ठीक है, इस शब्द से उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है जोड़ना या बांधना। तो इस शब्द के बारे में पूछा जा सकता है आपको। 92 नंबर का प्रश्न देखिए, राज्य सभी मतों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी मत को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। यह कथन निम्न में से किसके बारे में है? सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता, राजनीतिक न्याय और संप्रभुत्व संपन्न। क्या आंसर होगा इसमें बताओ 92 में? तो साथियों यहां पर आंसर आएगा पंथ निरपेक्षता। बी ऑप्शन करेंगे हम इसमें सही उत्तर। ठीक है ना भाई, क्या कर देंगे? बी ऑप्शन हम इसमें राइट आंसर कर देने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषताओं के बारे में? भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा। एक तो ये है पंथ निरपेक्षता की विशेषता, है ना। एक, भारत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संवर्धन करेगा। धार्मिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी। धार्मिक सहिष्णुता और संवर्धन का संभाव करेगा। ठीक है, संवर्धन करेगा। चलो 93 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किस मामले के अंतर्गत पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था? कौन सा मामला था वो बताना। हाँ जी, केशवानंद भारती बनाम मिनर्वा मिल्स वाला, गोपालनाथ। बताइए दोस्तों, इसमें होगा पहला ऑप्शन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। ठीक है, हाँ, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मौलिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। राइट, चलिए 94 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, उक्त कथन किस मामले के अंतर्गत आता है बताना। देखो यहां पर दोस्तों आंसर आएगा 94 नंबर के क्वेश्चन में 1967 के गोपालनाथ बनाम पंजाब, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ये क्या है ना, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। फिर 1980 के अंदर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की सर्वोच्च स्थिति को निर्धारित कर दिया था। 95 देखिए, प्रश्न है, उच्चाधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों से पूछा जाता है कि आपको इस पद पर कार्य करने का हक, क्या हक है जिस पर आपकी संवैधानिक नियुक्ति नहीं हुई? यह आदेश या लेख किसके अंतर्गत आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकार परीक्षा, परमादेश, निषेध या उत्प्रेषण, क्या उत्तर होगा इसमें? दोस्तों ये तो आप समझ ही रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहा है ना, तो अधिकार परीक्षा ही होगा हमारा इस क्वेश्चन में राइट आंसर। ठीक है, निषेध की हम बात करते तो निषेध क्या है? किसी न्यायालय या फिर अधिकरण में चल रहे विचारों को या वाद जो है उनको रोकने के आदेश। 96 देखो, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का वर्णन किया गया है बताओ तो। राज्य सरकार का वर्णन दोस्तों हमारे संविधान के भाग नंबर कौन से में किया गया है भाई? 6 में किया गया है। पहला ऑप्शन सही उत्तर करेंगे। आप कहेंगे सर फिर 7 नंबर के भाग में क्या वर्णन किया गया है? इसमें संविधान के जो संशोधन अधिनियम होते हैं ना 1956 वाला उसको निरस्त किया गया। भाग 8 की हम बात करें तो जो संघ राज्य क्षेत्र है ना, आर्टिकल नंबर 239 242 तक है ना। और भाग 9 की हम बात करें तो पंचायतों के बारे में वर्णन है इसमें। 97 नंबर का प्रश्न देखिए, नगर पालिकाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया बताओ? नगर पालिकाओं का उल्लेख दोस्तों, नगर पालिकाओं का उल्लेख भाग 9 कै के अंदर किया गया। ऊपर भी हमने बात करी थी इसके बारे में। भाग 10 के अंदर है ना,
अनुसूचित जाति और जनजाति इनके बारे में है, आर्टिकल 244 से लेकर के मतलब 244 कै ये आते हैं इसमें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, संविधान के किस भाग में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है? कौन सा है वो है साथियों भाग नंबर 16, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। भाग नंबर 12 में क्या है? वित्त संपत्ति के बारे में वाद विवाद, कई अध्याय जुड़े हुए हैं इसमें, 1 2 3 4 5 संपत्ति वगैरह के आते हैं। 99 देखिए, भाग 18 में क्या वर्णित है बताओ तो? आपातकालीन उपबंध, प्रकीर्ण और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपातकालीन उपबंध इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करें भाग 19 की, भाग 19 की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसमें है प्रकीर्ण, ठीक है। संशोधन की बात करते हैं ना, तो ये आएगा भाग नंबर 20, ओके। चलो तो ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100 नंबर का। अच्छा मुझे बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? भाग 15 में क्या वर्णित है? जो भाग 15 है इसमें वर्णित है निर्वाचन आयोग, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निराशन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखो यहां पर जो अपना आंसर होगा ना वो होगा पहला ऑप्शन, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग हो जाएगा इसमें। हम कर देंगे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 नंबर का। किस संविधान संशोधन के अधीन नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया? बताओ तो कौन सा संविधान संशोधन था वो जिसको नागालैंड, जिसके तहत नागालैंड को भारत का नया राज्य बनाया गया? दोस्तों वो था 13 नंबर का कौन सा संविधान संशोधन। 13 नंबर का संविधान संशोधन आप कर दीजिएगा। आगे हम चलते हैं 102 नंबर के क्वेश्चन में। पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बलात्कार के मामले की जांच कितने समय में पूरी की जानी चाहिए? 1 माह, 2 माह, 3 माह या तो फिर 4 माह है? तो साथियों यहां पर जो हमारा उत्तर आएगा ना वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 माह है, ठीक है भाई, 2 महीने आ जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर कर देंगे हम इसमें। पोक्सो एक्ट के तहत बच्चों की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान है धारा नंबर 23 के अंदर। 103 में देखो आप, पोक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? बताओ तो कौन सा मामला होगा वो? विशेष आयोजन न्यायालय, सामान्य न्यायालय या किशोर न्यायालय या पोक्सो एक्ट? दोस्तों ये आएगा किशोर न्यायालय के अंदर, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड राइट आंसर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम के बालकों हेतु लागू किया गया है? पोक्सो एक्ट से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर दोस्तों हमारा आंसर आएगा क्या? 18। तीसरा ऑप्शन कर देंगे हम इसमें। 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी बता दीजिए आप, क्या उत्तर होगा इसमें? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या तो फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो अपना आंसर आएगा ना वो आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है भाई। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर कर देंगे हम इसके अंदर, राइट। चलो याद रखना। 106 नंबर का प्रश्न देखिए, किसका प्राथमिक उद्देश्य बालक के प्रत्यावर्तन और संरक्षण का है? बताओ। बाल गृह, विशेषज्ञ दत्तकताभिकरण या शरणालय या तो फिर उपरोक्त सभी? तो साथियों यहां पर जो अपना उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्लियर? चलो बाल गृह भी है संरक्षण का, विशेष दत्तकथा अभिकरण है वो भी है और शरणालय भी है। 107 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप, बाल कल्याण समिति किसे त्रैमासिकी प्रतिवेदन लंबित और निस्तारित प्रकरणों का प्रतिवेदन लंबित प्रकरणों की समीक्षार्थ सौंपेगी? बताइए 107 नंबर के प्रश्न में क्या होगा दोस्तों? यहां पर उत्तर आएगा जिला दंड न्यायिक, बाल न्यायिक, किशोर न्यायिक और जिला बाल संरक्षण इकाई। तो इसमें होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है, पहला ऑप्शन कर देंगे हम इसके अंदर। चलिए ऑल राइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108,
कानून से टकराव के बालक के विरुद्ध निम्न में से किस तरह का दंड पारित नहीं हो सकता? मृत्युदंड, रिहाई की संभावना रहित आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास, या तो फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर अपना ए बी है, मृत्युदंड, और बी भी है, मतलब रिहाई की संभावना रहित आजीवन कारावास, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट आंसर कर देंगे हम। 109 नंबर का प्रश्न देखो, किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई? ये जो दोस्तों मंजूरी प्राप्त हुई थी ना, ये हुई थी आपकी 31 दिसंबर 2015 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसके अंदर। इस अधिनियम में किशोर अपराधियों के संदर्भ में आयु 18 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष किए जाने का प्रावधान था। 110 में देखो, किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 कब प्रभाव में आया था? तो दोस्तों आपने देखा ये आंसर होगा 15 जनवरी 2016 को, हो जाएगा ना। चलो फर्स्ट ऑप्शन कर देंगे हम इसमें। 111 देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार क्या है? संपूर्ण भारत, जम्मू कश्मीर को छोड़कर के संपूर्ण भारत, जम्मू कश्मीर असम नागालैंड को छोड़कर के संपूर्ण भारत, या फिर असम एवं नागालैंड को छोड़कर के संपूर्ण भारत। इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर आंसर सिंपल सा है। इसमें आंसर आएगा अपना क्या, संपूर्ण भारत करेंगे हम इसमें, फर्स्ट ऑप्शन। 112 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बालकों पर लैंगिक उत्पीड़न का दंड अधिनियम 2012 के अनुसार होगा क्या? 3 वर्ष की सजा, 5 वर्ष की सजा, कारावास जो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक होगा, और कारावास जो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक होगा, तथा जुर्माना भी साथ में। देखो दोस्तों इसमें जो उत्तर आएगा ना हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर इसमें। क्लियर है भाई, डी ऑप्शन कर देंगे हम इसके अंदर, याद कर लीजिएगा। 113 नंबर का प्रश्न देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? बताओ साथियों, ये पारित हुआ था 2012 के अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, फर्स्ट राइट आंसर। 2012 के अंदर धारा 19(2) अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। इसके तहत बाल कल्याण अधिकारी के द्वारा बच्चे के विरुद्ध लैंगिक अपराध और जो आपराधिक होने की आशंका होती है ना, उसके संबंध में अनिवार्य दैनिक डायरी के अंतर्गत प्रविष्टि की जाएगी। 114 नंबर का प्रश्न देखो, पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामले को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय में लाया जाता है? तो साथियों यहां पे आंसर आएगा 24 आवर्स, ठीक है ना भाई, 24 आवर्स इसमें हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, पोक्सो एक्ट में शामिल है, बताओ केवल लड़के, केवल लड़कियां, लड़के और लड़कियां दोनों, सभी जेंडर के बालक। दोस्तों इसके अंदर तो है ना सभी जेंडर के बालक ही आएंगे भाई, ठीक है ना, सभी जेंडर के बालक इसके अंदर आ जाएंगे, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर कर देंगे हम। चलो आगे देखते हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, बताइए कौन से संविधान संशोधन द्वारा? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ऊपर, तो आंसर आएगा 42वां संविधान संशोधन दोस्तों, ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर, 1976 में हुआ था, इसको मिनी संविधान भी बोला जाता है। 117 देखिए, भारत में सर्वाधिक बालकों का यौन शोषण किस राज्य में हुआ, बताइए। दोस्तों भारत के अंदर जो सर्वाधिक बालकों का यौन शोषण हुआ ना, वो हुआ असम के अंदर, याद रखिएगा इसको, ऑप्शन नंबर तीसरा करेंगे हम इसमें। नेक्स्ट 118 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या उत्तर होगा? बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? 1948, 1986, 1972 और 1994। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमारा उत्तर होगा 1986, ठीक है ना भाई, याद हो जाएगा ना, 1986।
अगला देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, बच्चों के संरक्षण एवं लापता, भागे हुए तथा तस्करी किए गए बच्चों के संबंध में सूचना देने में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खोया पाया पोर्टल का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों वो वर्ष था 2015। ठीक है भाई, याद हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर देंगे हम इसमें। देखो, राजस्थान राज्य बाल अधिकरण संरक्षण आयोग है ना, एक राज्य स्तरीय वैधानिक प्राधिकरण है। अगर आपको पूछ ले तो बता देना वैधानिक है। 120 देखिए, पोक्सो ई बॉक्स संबंधित है किससे? बच्चों से, वृद्धों से, महिलाओं से और अपराधियों से। अब तक तो आपको इस प्रश्न का आंसर आ ही गया होगा ना, अब थोड़ी गलत करोगे। तो ये है दोस्तों बच्चों से संबंधित, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे, ये बच्चों से संबंधित है। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन करेंगे हम इसके अंदर, और सभी जेंडर के बालकों के लिए है ये। 121 देखिए अब आप, राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी किसकी है बताओ? 121 में सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना करे, बाल गृह, किशोर गृह आदि का निरीक्षण करना और निगरानी करना, पोक्सो कानून के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति को मॉनिटर करना, और उपरोक्त सभी। तो साथियों इसमें है ना उपरोक्त सभी ही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 देखिए, बाल यौन शोषण से जुड़ी शब्दावली में शामिल है, क्या शामिल है? यौन अंग, प्रवेशन, हमला और उपरोक्त सभी। तो गाइज यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन कर देंगे। बाल यौन शोषण से यौन अंग प्रवेशन और जो हमले वगैरह वगैरह हैं ये सब, तो ये सब जुड़े हुए हैं। 123 देखिए, बाल अपराधी की विशेषता नहीं है जो कानून का उल्लंघन करे, जो नियमित अध्ययन करता रहे, जो अनैतिक व्यक्तियों के साथ रहता हो, जो नियमित रूप से स्कूल से भागता हो। बाल अपराधी की विशेषता कौन सी नहीं है? देखो यहां पर सिंपल सा एक आंसर आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन, जो नियमित अध्ययन करता हो। ये आपको लग रही है क्या? मुझे तो नहीं लग रही भाई। तो यही आंसर होगा हमारा इसमें राइट आंसर। क्लियर है भाई? ये कौन सा ढांचा बना आपकी बार? ठीक है, इसमें क्या कर देंगे हम? बी ऑप्शन राइट आंसर कर देंगे। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 124, समग्र बाल सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई बताओ? जो समग्र बाल सुरक्षा योजना है ये कब प्रारंभ की गई थी? साथियों ये प्रारंभ की गई थी 2009-10 के अंदर। ठीक है ना भाई, याद हो जाएगा? बिल्कुल सर, तीसरा ऑप्शन होगा। 125 नंबर का प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के तहत देश में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है बताइए? दोस्तों यहां पर आर्टिकल आएगा 324 फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेंगे हम इसमें राइट आंसर। अनुच्छेद 324(1), इसके तहत क्या ना, देश में स्वच्छ और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए स्वायत्त शासी स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अपनी पार्टी के विरुद्ध यदि विधायक या सांसद जो है वो दूसरी पार्टी के मतदान करता है दूसरी पार्टी में, तो उसको क्या कहेंगे बताओ? अपनी पार्टी के विरुद्ध बात कर रहा है, कोई भी विधायक है, कोई भी सांसद है, एमपी है, तो वो दूसरी पार्टी में मतदान करता है, तो इससे क्या मतलब समझ रहे हो? क्रॉस वोटिंग, फ्लोर वोटिंग और ब्रेल लिपि वोटिंग, या तो फिर इनमें से कोई भी नहीं। कौन सी वोटिंग कहेंगे दोस्तों? इसे कहेंगे हम क्रॉस वोटिंग। ठीक है भाई, क्रॉस वोटिंग के अंतर्गत आएगा। नंबर 1 ऑप्शन कर देंगे इसमें। देखो अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में यदि कोई चला जाता है ना, तो उसको कहा जाता है फ्लोर वोटिंग। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने को फ्लोर वोटिंग कहा जाता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। 27 देखिए, नई लोकसभा या नई विधानसभा गठित करने के लिए होने वाले चुनाव जो है ना, उनको क्या कहा जाता है? आम चुनाव, उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव, या तो फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो नहीं कह सकते। देखो यहां पर जो अपना उत्तर होगा ना दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर पहला। कौन से चुनाव कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है आम चुनाव। उपचुनाव की अगर हम बात करें तो उपचुनाव किसे कहते हैं? कार्यालय के दौरान किसी भी कारण से पद खाली होने पर शेष अवधि के लिए जो चुनाव होता है ना, उसको कहते हैं उपचुनाव। मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? चुनाव लोकसभा या विधानसभा को 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग कर दिया जाता है, और नई लोकसभा और नई विधानसभा के गठन के लिए जो चुनाव होता है ना, वो होता है दोस्तों मध्यावधि चुनाव। लेकिन 5 साल कंप्लीट होने पर जो चुनाव होता है ना, वो होता है आम चुनाव। क्लियर? चलो 128 देखिए, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे बताइए?
प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। साथियों उसका नाम है सुकुमार सेन, हमने ऊपर भी देखा था, पहला ऑप्शन होगा। सर्वाधिक कार्यकाल वाले चुनाव आयुक्त पूछ लेना तो क्या बताओगे? अब बताओ आप उत्तर। सर्वाधिक कार्यकाल के.वी. सुंदरम, याद रखना नाम। 129 देखिए, प्रथम राजस्थानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? बताओ कौन बने थे? नगेंद्र सिंह बने थे दोस्तों, ठीक है ना, नगेंद्र सिंह, याद रखिएगा, बी ऑप्शन होगा इसमें। 130 देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है? 67, 74, 76 और 61। तो इसमें क्या उत्तर होगा भैया? इसमें आंसर आएगा 61 नंबर का। ऑप्शन नंबर हम कर देंगे पहला। इसमें ये हुआ था 1989 में। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अनुच्छेद 326 जो है ना, इसके तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो ये आर्टिकल के बारे में ध्यान रखना। 131 नंबर का प्रश्न देखिए, परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताना कौन सा आयोग? परिसीमन आयोग, बताइए साथियों। यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा? इसमें आंसर आएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन नंबर हम करेंगे पहला ऑप्शन। 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 के अंदर। इसके तहत क्या ना, लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया था। 132 नंबर का प्रश्न देखिए, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य होते हैं, बताइए निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य। गाइस निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हम देखें तो चुनाव तिथियों का निर्धारण करना, बात तो सही है, चुनाव तिथियों का निर्धारण करना सही है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन व मूल्यांकन करना, ये बात भी सही है। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा हमारा? बी ऑप्शन भी सही उत्तर है ना। और जो तीसरा है अपना मतदाता सूची तैयार करना, तो गाइस मतदाता सूची तैयार करना ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर? उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। क्लियर है भाई? डी ऑप्शन राइट आंसर कर देंगे हम इसके अंदर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताओ राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या उत्तर होगा? 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। देखो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो है ना, भारतीय संविधान लागू होने से एक दिन पहले ही हो गया था, 25 जनवरी को ही, 25 जनवरी 1950 को। इसलिए मतदाता दिवस को 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के चुनाव में भागीदारी और शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का और देश का भावी भविष्य बनाने का, भावी भविष्य की नींव रखने का अधिकार है। 134 देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए कब हुई थी पहली बैठक? कई बार तो हमने देख चुका, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसमें बी ऑप्शन करेंगे हम राइट आंसर। क्लियर है? चलो, संविधान सभा के है ना 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान के ऊपर क्या किए थे? हस्ताक्षर, संविधान हॉल के अंदर। राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो कोई व्यक्ति के बारे में पूछ रहे कि किस व्यक्ति ने किए थे, तो राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। आगे चलो, 135, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो संघ शक्ति समिति थी ना, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डी ऑप्शन करेंगे हम इसमें राइट आंसर। M.N. रॉय, इनकी हम बात करें तो इनके द्वारा 1934 में भारत की संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्ताव किया था। तो विचार याद रखना M.N. रॉय वाला, भारत में संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान का निर्माण करे। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके मार्गदर्शन में दस्तकारी किया गया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस। क्या उत्तर होगा? देखो दोस्तों, इस प्रश्न में आंसर आएगा नंदलाल बोस। डी ऑप्शन करेंगे हम इसमें राइट आंसर। ठीक है ना। मूल संविधान की पुस्तक है शांति निकेतन,
के जो कलाकार थे उनके द्वारा नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में तैयार करी गई थी। याद रखिएगा, काफ़ी सुंदर अच्छा अच्छा लिखा था इन्होंने। नंदलाल जो बोस है कलाकार, इसने भारत के संविधान के पन्नों पर कला को जोड़ने का काम किया था। कला को 137 देखिए, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने किस दिन हस्ताक्षर किया था संविधान के ऊपर? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो क्या करोगे इसमें आंसर भाई? ऑप्शन नंबर 24 जनवरी 1950 कर देंगे हम इसमें, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी करेंगे। देखो संविधान सभा में शुरू के अंदर स्टार्टिंग में कितने थे सदस्य? 389 थे दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान सभा की मांग पहली बार 1935 के अंदर कांग्रेस के द्वारा उठाई गई थी। अविश्वास प्रस्ताव की हम बात करें तो 1940 में आया था, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। चलो नेक्स्ट 138, भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? 22, 24, 19 और 26। तो गाइज यहाँ पर आंसर आएगा 22। 8वीं अनुसूची भी याद रखिएगा आप, इससे संबंधित 22 भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को उल्लेख है इसके अंदर। लेकिन मूल संविधान में 8 भाषाएं थी, 14, 8 अनुसूचियां थी। और आपको बता दूं 1967 में संविधान के 21वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके अलावा 1992 के अंदर 71वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन भाषाओं को ऐड किया गया था। फिर दोस्तों 2003 के अंदर 92वां संविधान संशोधन हुआ और इसके अंदर बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली BDMS से याद कर सकते हो, इनको जोड़ा गया था। याद हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 139 देखिए, भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से किसके संविधान से प्रभावित है? कानून बनाने की प्रक्रिया दोस्तों ये प्रभावित है जापान के संविधान से। क्या उत्तर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर तीसरा करेंगे हम इसमें। क्लियर है सभी का? देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है विधायिका या फिर संबंधित निकाय होता है ना, उसके द्वारा विधिवत बनाया गया कानून तभी मान्य है जब वो सही प्रक्रिया का पालन कर रहा हो। क्लियर? चलो आगे हम चलते हैं 140 नंबर के प्रश्न की ओर। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसको क्या कहा जाता है? बताओ। तो साथियों हम उसे कहेंगे खंड विकास पदाधिकारी, BDO, ठीक है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ऑप्शन नंबर इसमें पहला हो जाएगा। देखो भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत है ना 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान के अंदर हुई थी, ठीक है ना। 1957 के अंदर किस समिति ने भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज की सबसे पहले सिफारिश करी थी? तो समिति का नाम याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना। कब? 1957 के अंदर इन्होंने ये सिफारिश करी थी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत नागौर से हुई। याद रखिएगा। पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं ना, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। कहीं आपसे पूछ ले और आप ना बता पाओ। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि के लिए है ना डिपेंडेंट होती हैं ये सरकारी अनुदान के ऊपर। तो सरकारी अनुदान का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, मजा आ रहा है आपको? आ रहा है ना? लाइक का बटन नहीं दबा रहे हो? दबाइए यार। देखिए साथियों, कल कुछ दोस्तों का पेमेंट नहीं हो पाया था मान एजुकेशन ऐप पे, थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सर्वर डाउन हो गया था, है ना। बट अब देखिए आपके लिए है ना जो ऑफर था, जो लोग कोर्स बाय नहीं कर पाए हैं ना, उस ऑफर को हमने 2 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। तो आप उसी प्राइस के अंदर है ना, उसी प्राइस के अंदर आप कोर्स ले सकते हो। 21 जून तक था, लेकिन अभी 2 दिन के लिए हमने और एक्सटेंड कर दिया है इस ऑफर को। तो आप बेशक अभी उसी प्राइस के अंदर ले सकते हो। 289 में कंप्लीट कोर्स, वीडियो क्लासेज, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर सब कुछ आएगा। अगर आपको वीडियो क्लासेज नहीं चाहिए रीट एग्जाम के लिए, तो आप 239 वाला कोर्स भी बाय कर सकते हो। अगर आपको सेकंड ग्रेड का कोर्स भी चाहिए और रीट के साथ साथ में, तो उसके ऊपर सबसे बेहतरीन ऑफर चल रहा है। 699 रुपये में आप ये कोर्स बाय कर सकते हो, जिसमें सेकंड ग्रेड का भी आ जाएगा और रीट का भी आ जाएगा, जो आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम के टाइम के 1-2 महीने बाद तक भी वैलिड रहेगा। ये हम नहीं हटाएंगे उसको जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक, चाहे फिर एग्जाम कभी भी हो, दिसंबर में हो, जनवरी में हो, जब भी हो। दिसंबर में है वैसे एग्जाम, तो फाइनली है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल आपके लिए। फाइल्स हैं, टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर है, नोट्स हैं। कहीं से भी आपको और कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हो। स्टोर पे जाके सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। कोई दिक्कत है तो आप चैट सेक्शन के अंदर हमें
बोल सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। शेयर करना और ऐप डाउनलोड करके ये आप ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज तो कम से कम कर ही लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अभी आपके लिए मॉडल पेपर वगैरह सोल्व करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो, क्योंकि इससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हमारे कंटेंट में कुछ वैल्यू लगती है तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को शेयर किया करो, तो अपने दोस्तों को आप शेयर करके जाइए प्लीज़। थैंक यू।